नमस्कार, मैं उमेश भगवती, जिला जिला न्यायालय सिवनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेक्स एक्ट्रियम लेक्चर सीरीज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। जैसा कि सभी को विदित है कि दिनांक 10 जनवरी 2021 को माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय श्री आनंद पाठक सर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश सिवनी आदरणीय श्री विनोद कुमार साहब के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से इस यूट्यूब चैनल का शुभारंभ हुआ एवं उक्त दिनांक से ही माननीय न्यायाधीशगणों के द्वारा विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आदरणीय श्री एस.बी. शर्मा साहब के द्वारा, जो कि शिवपुरी में पंचम जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ है, उनके द्वारा गहन अध्ययन करने के पश्चात किशोर न्याय प्रशासन जैसे गूढ़ विषय को 3 भागों में विभाजित किया। किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन भाग 1, किशोर न्याय प्रशासन शास्त्र संगठन सिद्धांत समस्या एवं समाधान भाग 2, किशोर न्याय प्रणाली को क्रियान्वयन करने वाले संगठन भाग 3। आदरणीय साहब के द्वारा किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन भाग 1 पर पूर्व में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। उक्त व्याख्यान को माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा एवं माननीय जिला न्यायाधीश के द्वारा काफी प्रशंसनीय बताया गया। उस लेक्चर को लगभग 850 दर्शकों के द्वारा अभी तक वर्तमान तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखा गया है, जो कि काफी सराहनीय है। आदरणीय साहब किशोर न्याय प्रशासन जैसे विषय पर विशेष रुचि रखते हैं और साहब ने इस क्षेत्र में अपना काफी योगदान दिया है और कार्य भी किया है। श्री एस.बी. शर्मा साहब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के तौर पर इंदौर में भी कार्य कर चुके हैं। साहब वर्तमान में इस लेक्स एक्ट्रियम लेक्चर सीरीज, जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और साहब के द्वारा एक जो तीसरा विषय है, जो भाग 3 है, किशोर न्याय प्रणाली को क्रियान्वयन करने वाले संगठन, इसका भविष्य में एक लेक्चर और लिया जाएगा। मैं आदरणीय श्री एस.बी. शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि साहब आज का अपना व्याख्यान किशोर न्याय शास्त्र संगठन सिद्धांत समस्या एवं समाधान पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री एस.बी. शर्मा साहब। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब एवं माननीय जिला सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज किशोर न्याय शास्त्र संगठन सिद्धांत समस्या एवं समाधान विषय पर लेक्चर देने की अनुमति प्रदान की। और इससे भी ज़्यादा मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय एवं माननीय डी.ए. सर द्वारा पूर्व का मेरा विषय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस को बहुत सही माना और दूसरे विषय पर बोलने के लिए प्रेरित किया है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर लेक्चर सीरीज के बारे में देना चाहता हूँ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओमा एलियास ओम प्रकाश एंड एनोदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में यह होल्ड किया है कि एक क्रिमिनल कोर्ट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द व्यूज और ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द जजेस ऑन ए प्राइवेट प्लेटफॉर्म। द व्यूज or opinions expressed by the judges, jurists, academicians, law teachers may be food for thought. Even the discussions or deliberations made on the State Judicial Academy or the National Judicial Academy at Bhopal only update or open new vistas of knowledge of judicial officers. Criminal courts have to decide the case before them, examining the relevant facts and evidence placed before them, applying predilections, fondness, inclination, proclivity on any subject process. A criminal case which rests only on the evidence guided by the settled judicial precedents, the National Judicial Academy and the State Judicial Academy should educate our judicial officers in this regard so that
दे विल नॉट कमिट सीरियस एरर्स इन फ्यूचर्स। तो जो लेक्चर सीरीज है वो नॉलेज के नए आयाम खोलने के लिए है और मार्गदर्शन के लिए है। आगे की जो कार्रवाई करना है वो सभी संगठन को अकॉर्डिंग टू लॉ और प्रोसीजर करना चाहिए। मैं सबसे पहले किशोर न्याय शास्त्र के संगठन सिद्धांत समस्या में समाधान का लेक्चर प्रस्तुत करने के पूर्व ये इंट्रोडक्शन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जब हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 की बात करेंगे तो उसे हम अधिनियम से संबोधित करेंगे। जब हम किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण आदर्श नियम 2016 के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो उसे हम आदर्श नियम या नियम से संबोधित करेंगे। तीसरा, जब हम बालक या किशोर को संबोधित करेंगे तो इसका मतलब यह है कि उसने घटना दिनांक को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब किशोर न्याय शास्त्र का उद्देश्य क्या है? विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण और उपचार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संबंधित विषयों का न्याय निर्णय और व्ययन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में बालकों के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण आदर्श नियम 2016 में समाविष्ट किया गया है। इस अधिनियम में राज्य सरकार को भी नियम बनाने की शक्ति है। प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए गए हैं। तब तक किशोर न्याय शास्त्र के संगठन किस नियम के तहत काम करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, अभी करीब 5 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है और उससे अधिक हो गया है, तो सभी संगठन किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण आदर्श नियम 2016 में जो भी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उसके अधीन कार्य करेंगे। चूंकि किशोर न्याय नियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के गठन की अधिसूचना जारी की जाती है और इस अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय बोर्ड की बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने की शक्ति दी गई है तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की अधिसूचना जारी की जाती है। इससे स्पष्ट है कि किशोर न्याय अधिनियम में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पुलिस अधीक्षक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। अब मेरे के द्वारा इंट्रोडक्शन में ही बालकों को प्रकार एवं प्रवर्ग में विभाजित किया गया है। बालकों के 3 प्रकार और 3 प्रवर्ग मेरे द्वारा बनाए गए हैं। पहला प्रकार है, बालकों का पहला प्रकार है कि पीड़ित बालक, अर्थात ऐसे बालक जिनके विरुद्ध अपराध किया गया है। बालकों के विरुद्ध अधिकांशतः लैंगिक अपराध किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अध्याय 9 में भी कुछ अपराध दर्शाए गए हैं जो सिर्फ बालकों के विरुद्ध हो सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में वयस्क के विरुद्ध नहीं होते हैं। दूसरा है जरूरतमंद बालक, अर्थात देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक, ऐसा बालक जिसे इस अधिनियम के अधीन देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, जैसे कि माता पिता नहीं है, अयोग्य हैं या माता पिता असमर्थ हैं या माता पिता नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि यदि किसी बालक के विरुद्ध लैंगिक अपराध किया गया है तो प्रत्येक बालक जरूरतमंद बालक माना जाएगा। तीसरा होता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, अर्थात ऐसा बालक जिसने अपराध किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाता है। सामान्यतः बालकों द्वारा चोरी या लैंगिक अपराध करके विधि का उल्लंघन किया जाता है सामान्यतः, इसके अतिरिक्त अपराध किए जाते हैं। अब बालकों को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं सुविधा की दृष्टि से, जैसा रूल्स में भी बताया गया है। बालकों का पहला वर्ग होगा 7 वर्ष से 12 वर्ष आयु तक के बालक, दूसरा 12 वर्ष से 16 वर्ष आयु तक के बालक, तीसरा 16 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालक। समस्या यह है कि
स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और एसजीपीयू, डीसीपीयू ये 3 प्रवर्ग बना के नहीं रखते हैं। सीसीआई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भी इस तरह की व्यवस्था कम ही हो पाती है कि 3 प्रवर्ग बना के रखे जाएं। अगर 3 प्रवर्ग बना लें तो 7 वर्ष से 12 वर्ष के आयु तक के बालक के लिए, किसकी प्रकरण के नाकरण के लिए या आय निर्धारण के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के आयु तक के बालक के लिए थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, लेकिन 16 वर्ष से 16 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए घोर अपराधों में किशोर न्याय बोर्ड, एसजीपीयू, सीडब्ल्यूसी सभी को गंभीरता से देखना पड़ता है। एक मैं ऐसा केस बताना चाहता हूँ जिसमें बालक 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच का है, वो पीड़ित भी है, उसने विधि का उल्लंघन भी किया है, वो जरूरतमंद भी है। एक गांव है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कड़िया पचोर, वहां से 2-3 बालक इंदौर शहर में आए और आए दिन शादियों में मिले गिफ्ट, लिफाफा और सामान की चोरी करते थे। जब बहुत दिन के बाद सीसीटीवी कैमरे की मदद से उनको पकड़ा गया तो ये पाया कि तीनों बालक एक ही जिले के हैं, एक ही स्थान के हैं और उम्र भी 7 से 12 के बीच है। तीनों के साथ उनकी दादी सुपुर्दगी पर लेने को आई। प्रश्न ये उठता है कि ये तीनों बालक ही इस तरह के अपराध क्यों कर रहे हैं और बार बार क्यों कर रहे हैं? क्या उनको छोड़ा जाना चाहिए या नहीं छोड़ा जाना चाहिए? जब इसमें जांच की गई तो ये पाया गया कि उनके गांव में उनके माता पिता उनकी दादी के साथ बड़े शहर में भेज देते हैं और वो बच्चे सूटेड वूटेड होकर शादी समारोह में जाके जो गिफ्ट मिलती है और सामान मिलता है उसकी चोरी करके ले जाते हैं। अब भले ही वो 7 वर्ष से 12 वर्ष आयु के हैं, लेकिन अब उनको देखा जाए तो बालक सबसे पहले तो अपने परिवार का विक्टिम बालक है। परिवार के द्वारा उससे अपराध कराया जा रहा है तो वो विक्टिम बालक है। दूसरा, उसको परिवार को, माता पिता को अयोग्य मानते हुए नहीं दिया सकता है तो वो बालक जरूरतमंद भी है। तीसरा, बालक ने विधि का उल्लंघन भी किया है। उम्र भले ही कम है लेकिन 12 वर्ष से, लेकिन उसने विधि का उल्लंघन किया है। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस प्रतिवेदन, सामाजिक जांच रिपोर्ट और संपूर्ण तथ्यों के प्रकाश में उनकी जमानत खारिज की गई और परिस्थितियां इतनी विकराल थी शहर की। फिर अपील में भी बालक न्यायालय द्वारा जमानत खारिज की गई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उनकी जमानत खारिज की गई। इस अवधि में उन बच्चों को रखने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना है तो उनको जरूरतमंद बालक घोषित करने के लिए सीडब्ल्यूसी के सामने भेजा गया। सीडब्ल्यूसी के द्वारा उन बालकों के शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था एनजीओ की मदद से की गई और करीब 6 महीने तक वो बालक तीनों रहे। उन बालकों का पुनर्वास करने का प्रयास किया गया। उसके बाद उनको बाद में उच्च न्यायालय से अपील में जमानत मिल गई और अपने घर चले गए, लेकिन दोबारा वो कभी इंदौर शहर में नहीं आए। तो इस तरह के जो बालक हैं उनके मामले में भले ही वो 7 से 12 उम्र के हैं, तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस किशोर न्याय शास्त्र के क्रियान्वयन के लिए कौन कौन से संगठन अधिकृत हैं और कार्य करते हैं। सबसे पहला, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है और कठिनाई दूर करने की शक्ति है। नंबर 2, राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति है एवं बोर्ड एवं समिति को गठन करने की शक्ति है। नंबर 3, बालक अधिकार संरक्षण आयोग। दोनों संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं राज्य बालक संरक्षण आयोग को इस अधिनियम की मॉनिटरिंग करने की शक्ति है। चौथा है राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी गैर सरकारी एवं सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय और प्राधिकारियों की सूचना के कार्यान्वयन को देखना इस सोसाइटी का कार्य है। जिले में जिला बाल संरक्षण इकाई इस अधिनियम में संस्थाओं की स्थापना और अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला बाल संरक्षण इकाई का है। जिला न्यायाधीश किशोर न्याय बोर्ड की त्रैमासिक निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना। फिर है बालक न्यायालय। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों के संबंध में
16 वर्ष से अधिक आयु के बालक के अंतरित मामले, पीड़ित बालक के संबंध में जो किशोर न्याय अधिनियम में बताए गए हैं, 7 वर्ष से अधिक के कारावास दंडनीय मामले तथा लैंगिक अपराध से संबंधित मामलों का विचारण बालक न्यायालय द्वारा किया जाता है। और किशोर न्याय अधिनियम में जो 7 वर्ष से कम से दंडनीय मामले हैं, उनका विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जाता है। फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण पद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रकरणों के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है और पुनर्वलोकन के पश्चात प्रकरणों को समाप्त करने का, समय सीमा बढ़ाने का और अन्य किशोर न्याय बोर्ड के गठन करने की अनुशंसा भी की जा सकती है। फिर किशोर न्याय बोर्ड, विधि के उल्लंघन में पकड़े गए बालकों के संबंध में जांच करने की शक्ति किशोर न्याय बोर्ड को है। बाल कल्याण समिति, जरूरतमंद बालकों के संबंध में आदेश पारित करने की शक्ति बाल कल्याण समिति को है। विशेष किशोर पुलिस इकाई, प्रत्येक जिले में बालकों को पकड़ने एवं संरक्षित अवस्था में रखने की उत्तरदायित्व विशेष किशोर पुलिस इकाई का होता है। यदि अन्य स्थानों पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रत्येक पुलिस थाने में बालकों को पकड़ने एवं संरक्षित अवस्था में रखने हेतु पदस्थ किया जाता है। जो कि समस्या है कि वो दूसरे काम भी करते हैं, तो कभी कभी पुलिस की यूनिफॉर्म में उपस्थित हो जाते हैं या बालकों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अभी कोई पृथक से व्यवस्था नहीं है, तो इस समस्या के लिए पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग को प्रयास करना चाहिए। दूसरा यह कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को नए अधिनियम में सामाजिक जांच रिपोर्ट करने का अधिकार भी है। यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बच्चे को पकड़ते ही बालक को सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार कर ले, तो बालक को पुनर्वास करने में किशोर न्याय बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को बहुत सुविधा रहती है। जबकि समस्या है कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी पूरी तरह अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ दूसरे कार्य भी करना पड़ते हैं। नेक्स्ट है बाल संरक्षण संस्थाएं। अब मुझे बालकों को रखने के लिए, देखरेख सुरक्षा के लिए इस अधिनियम में कोई मान्यता प्राप्त संस्था या उचित सुविधा से मतलब है कि बाल रक्षण संस्था है। ये 14 संस्थाओं के अलावा अभी नवीन संशोधन के अनुसार कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर को भी बाल कल्याणी समिति के निरीक्षण के लिए अधिकारी घोषित किया जाना अपेक्षित है। शायद इसकी अधिसूचना बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए सिलेक्शन कमेटी का भी गठन किया जाता है, जो नियम 87 में दिया गया है, जो कि बोर्ड और कमेटी के मेंबर्स का सिलेक्शन करती है। इन सबके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में भी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी बनी हुई है, जो कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सशक्त है। इतने भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई अधिनियम हो जिसमें इतने संगठन और एजेंसी उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य कर रहे हों। सिर्फ यही अधिनियम है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसमें इतने संगठन एक साथ उसके क्रियान्वयन और बेहतर प्रयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि इस अधिनियम के प्रशासन में किन सिद्धांतों का अनुसरण होना चाहिए, इस संगठन किस सिद्धांत के तहत काम करें, इसके लिए इस अधिनियम की धारा 3 में ही सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे कि पहला सिद्धांत है निर्दोषता की उपधारणा का सिद्धांत। किसी बालक के बारे में 18 वर्ष की आयु तक यह उपधारणा की जाएगी कि वह किसी असद्भावपूर्ण या आपराधिक आशय का दोषी नहीं है। अब समस्या है कि यदि किसी अधिनियम में आपराधिक आशय की उपधारणा की गई है, तब क्या होना चाहिए। जैसे लैंगिक अपराध है, लैंगिक अपराध में धारा 29-30 पॉक्सो एक्ट में आपराधिक आशय की उपधारणा की गई है, तो उसमें भी किशोर अधिनियम की धारा 3 के अधीन दोबारा करता है, तो धारा 75 आईपीसी में दंड है, उसमें भी यही माना जाएगा कि आपराधिक आशय का दोषी नहीं है, भले ही चोरी का अपराध 2 बार किया हो, 3 बार किया हो, यही माना जाएगा। दूसरा है गरिमा और योग्यता का सिद्धांत। जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ, वैसे मनुष्यों के साथ गरिमा और अधिकारों में समान बर्ताव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भाग लेने का सिद्धांत।
प्रत्येक बालक को सुने जाने का और उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी आदेशों और विनिश्चयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, और बालक के दृष्टिकोण को, बालक की आयु और परिपक्वता को सम्यक ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। जैसे हमने बताया कि एनवेलप चोरी बच्चा करता है, उसके माता पिता को बुला के भी नहीं समझा सकते, उसकी दादी को भी नहीं समझा सकते, उसके मामा उसको सिखा रहे हैं उनको भी नहीं समझा सकते, तब फिर बालक के लिए यही उसके भाग लेने के सिद्धांत में सर्वोत्तम हित में होता है कि उसको सीएनसीपी घोषित किया जाए और सोशल इंटीग्रेशन का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। संपूर्ण किशोर न्याय शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। बालक के संबंध में सभी विनिश्चय मुख्यतः इस प्रारंभिक विचारण पर आधारित होंगे कि बालक के सर्वोत्तम हित में, अर्थात बालक के लिए अपनी पूर्ण सशक्तता को विकसित करने में सहायक हैं। बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों और जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक विकास के पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए विनिश्चय का आधार बालक का सर्वोत्तम हित होता है। यदि कोई सिद्धांत, कोई कार्य सर्वोत्तम हित के प्रतिकूल है तो किसी भी संगठन को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रत्यावर्तन और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। किशोर न्याय पद्धति में प्रत्येक बालक को शीघ्र अपने कुटुंब में पुनः मिलाने का और उसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थिति में जिसमें उस अधिनियम के क्षेत्राधीन आने के पूर्व रहता था, प्रत्यावर्तित होने का, जब तक कि ऐसा प्रत्यावर्तन और संप्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो, अधिकार प्राप्त होगा। अर्थात जिस स्थिति में वो इस विधि का उल्लंघन करने के पहले या अन्य परिस्थिति में जाने के पहले था, उसी परिस्थिति में उसको पुनः जाने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अपयोजन का सिद्धांत। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से न्याय कार्रवाइयों का अवलंब लिए बिना जब तक वह बालक या संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हित में न हो, निपटाने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। अर्थात केवल न्यायिक कार्रवाई पर ही किशोर न्याय शास्त्र के संगठनों को निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरे माध्यम भी है जिसके तहत कार्रवाई करना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता है या भावनात्मक या मनोवान की आवश्यकता है, शैक्षणिक या प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता है, विश्राम, सृजनात्मक खेलकूद है, भावनात्मक लगाव है। अभी बताया कि जैसे बच्चा था, उसके माता पिता उससे अपराध करा रहे थे। एक बच्चा था, डांसर था, तो डांस सिखाता था, वो डांस सिखाते सिखाते उसने किसी के साथ लैंगिक अपराध किया। लैंगिक अपराध के बाद जब सामने पेश किया गया तो उस बालक को विशेष सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता थी। यदि उसे छोड़ते तो जिसके साथ लैंगिक अपराध किया था उसके परिवार वाले उसके साथ व्यवहार करते। फिर उसको वहीं रखा गया और उससे डांस सिखाने का कौशल का उपयोग किया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट बुलाई गई। उसका पूर्व का कृत्य इस टाइप का कोई नहीं था, पहली बार हुआ था, तो उसको परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में पुनः डांस क्लास में जाने की अनुमति दी गई और उसके बाद उसने दोबारा इस तरह का कोई अपराध या विधि का उल्लंघन नहीं किया। नेक्स्ट है कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकों की देखरेख, उसका पोषण, उसकी सुरक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके कुटुंब की है, चाहे दत्तक माता पिता हों चाहे प्राकृतिक माता पिता हों, उनका ही उत्तरदायित्व है कि उसका देखभाल करें। सुरक्षा का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने के लिए कि बालक सुरक्षित है और देखरेख तथा संरक्षण पद्धति के संपर्क में रहते हुए उसके पश्चात उसकी कोई अपहानि, उसके दुर्व्यवहार और बुरा बर्ताव नहीं किया जाता है, सभी उपाय किए जाएंगे। हमने बताया डांसर बालक था, यदि उसको छोड़ा जाता तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए कुछ समय के लिए उसको प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा गया। तो उसके बाद उसको पुनः बाल संरक्षण अधिकारी की देखरेख में कुछ समय के लिए छोड़ा गया। सकारात्मक उपाय सभी स्रोतों को इसके अंतर्गत वे भी हैं जो कुटुंब और समुदाय के हैं, कल्याण की प्रोन्नति, पहचान के विकास को सुकर बनाने और बालकों की सुरक्षा को कम करने के लिए समावेशित और समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गतिमान किए जाने चाहिए। अब है गैर कलंकी शब्दार्थों का सिद्धांत। इसका उल्लंघन बहुत होता है। किसी बालक से संबंध में आदेशिकाओं में प्रतिकूल या अभियोगपरक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि गिरफ्तारी,
रिमांड, आरोपी, विचारण, आरोप पत्र, समन, अभियोजन, वारंट, दोषसिद्धि, अंतःवासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल, इन शब्दों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। तो इनके स्थान पर क्या प्रयोग करें? स्थानन, पकड़ना, अभिरक्षा की जगह सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, आरोपी की जगह किशोर, विचारण की जगह जांच, आरोप पत्र की जगह प्रतिवेदन, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए गैर कलंकी शब्दों से तीनों स्टेक होल्डर्स को, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी और एसजीपी को बचना चाहिए। अधिकारों के अतित्यजन का न किए जाने का सिद्धांत, क्योंकि बालक 18 वर्ष से कम है, वो अपने अच्छे बुरे के बारे में ज्ञान नहीं रखता, इसलिए बालक को किसी भी प्रकार के अधिकार का अत्यजन अनुज्ञेय या विद्यमान नहीं है, चाहे उसकी इप्सा बालक द्वारा की गई हो या बालक की ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति या किसी बोर्ड या समिति द्वारा की गई हो। किसी मूलभूत अधिकार का प्रयोग न किया जाना अध्ययन की कोटि में नहीं आएगा। वो कोई भी अधिकार का अध्ययन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, किसी बालक के विरुद्ध किसी भी आधार पर जिसके अंतर्गत लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निःशक्तता या कारित अपराध भी है, किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा और पहुंच, अवसर और बर्ताव में समानता प्रत्येक बालक को दी जानी चाहिए। एकांतता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस, एसजीपीयू, सीडब्ल्यूसीयू और जेजीबी चारों के लिए प्रत्येक बालक को सभी साधनों द्वारा और संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया में अपनी एकांतता और गोपनीयता की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब सामान्यतः समस्या आती है कि जांच के दौरान चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से, जेजे बोर्ड से, एसजीपीयू से दूसरा पक्ष कॉपी चाहता है, प्रतिलिपि चाहता है। इस तरह की प्रतिलिपि को एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत लिखते हुए निरस्त किया जाना चाहिए। यदि निरस्त नहीं किया जाता है तो इसके लिए यह व्यवस्था है, किशोर न्याय प्रशासन में जांच, अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समाचार पत्र, पत्रिका या किसी भी संचार माध्यम के रूप में या किसी भी रिपोर्ट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नहीं किया जाएगा जिससे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक या किसी अपराध के साक्षी की जो तस्मय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन और ऐसे मामले में अंतर्बलित है पहचान हो सकती है, और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा। पुलिस को भी चरित्र प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए या अन्यथा बालक के किसी अभिलेख का ऐसे मामलों में प्रकटन नहीं करेगी जहां की मामला बंद हो चुका है या उसका निपटारा किया जा चुका है। यदि ऐसी आवश्यकता है तो जांच करने वाला बोर्ड या समिति ऐसा प्रकटन लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगा जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन बालक के सर्वोत्तम हित में हो, और यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो धारा 74 जेजे एक्ट में 6 माह का कारावास और जुर्माना 2 लाख तक का हो सकता है। अब अंतिम जो सिद्धांत है, अंतिम अवलंब के रूप में संस्थात्मक बनाने का सिद्धांत, बालक को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात अंतिम अवलंब के उपाय के रूप में ही संस्थागत देखरेख में रखा जाएगा, अर्थात उसको जहां तक संभव हो संस्था में नहीं रखा जाना चाहिए, तो इसके स्थान पर सामुदायिक सेवा कराना चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि बालक को घर पर दे छोड़ने से कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, सामुदायिक सेवा जैसे कि पार्क की सफाई, यातायात प्रबंधन में सहायता करना, परिचर्या गृहों में बंदी वृद्धों की सेवा करना, स्थायी अग्निशमन या पुलिस विभाग की सहायता करना, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करना और विकलांग बच्चों की सेवा करना। नेक्स्ट है नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत। किशोर न्याय पद्धति के अधीन किसी बालक के पिछले सभी रिकॉर्ड्स को परिस्थितियों के सिवाय, विशेष परिस्थितियों के सिवाय समाप्त किया जाना चाहिए। केस समाप्त होने के साथ ही रिकॉर्ड भी समाप्त होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अर्थ है किशोर को उचित सुनवाई का अधिकार है, पक्षपात के विरुद्ध अधिकार है और पुनर्वलोकन का भी अधिकार है। जैसे कि जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के 7 दिन के भीतर जमानत की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है
तो ऐसे बालक को जमानत की शर्तों के उपांतरण के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकता है और जमानत की शर्तों में परिवर्तन करके उसे पुनः आदेश पारित किया सकता है। और अगर उसका किसी संस्था में स्थानांतरण किया गया है तो संस्था बदलने के लिए भी किशोर न्याय बोर्ड पुनर्वलोकन कर सकता है। ये बालक का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब समस्या और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स पे आती है उनको मैंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। सबसे पहली समस्या है कि अभिरक्षा में कहाँ रखें, अभिरक्षा का आदेश कैसे बनाएं और कौन सी अभिरक्षा में रखा जाएगा। इस बिंदु पर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो किशोर को केवल और केवल संरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में किशोर को पुलिस अभिरक्षा अथवा न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट है। किशोर न्याय बोर्ड को आवश्यकता अनुसार बालक को संप्रेषण गृह, सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा या उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का अधिकार होता है। ये आदर्श नियम 9 में अनुज्ञात है और अधिनियम की धारा 47 से 51 में भी दिया गया है। अब आता है प्रश्न की संरक्षित अभिरक्षा क्या होती है। इसका संरक्षित अभिरक्षा से तात्पर्य है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में सुधारात्मक न्याय के अनुरूप हो, मतलब उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए अभिरक्षा में रहते हुए, उसे हम प्रोटेक्टिव कस्टडी कहते हैं। वर्तमान में उपयुक्त सुविधा, उपयुक्त विधि घोषित करने में सभी किशोर न्याय बोर्ड एवं डीसीपी उदासीन है। किशोर न्याय प्रशासन में जेल वारंट नहीं बनता है। संरक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड बनाया जाएगा और बिना अभिरक्षा आदेश के भी किसी भी समय 24 घंटे में बालक को संप्रेषण गृह में रखा जा सकता है। अर्थात सेक्शन 12 क्लॉज 2 में यह अनुज्ञात है कि यदि किशोर न्याय बोर्ड भी नहीं है, एसजेपी भी नहीं है, तो किशोर को कहाँ रखा जाए। तो उसमें सेक्शन 12 क्लॉज 2 की एप्लीकेशन देते हुए किशोर को किसी भी समय 24 घंटे में बिना किसी आदेश के सेक्शन 12 क्लॉज 2 की अधिकारिता में संप्रेषण गृह में रखा जा सकता है। इसलिए ये समस्या अब किसी को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट समस्या आती है प्रतिभूति आदेश क्या होना चाहिए, प्रतिभूति आवेदन कब होना चाहिए। किशोर न्याय प्रशासन में जमानती या अजमानती अपराधों में कोई अंतर नहीं है। जब कोई विधि के उल्लंघन में बालक पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या बोर्ड के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तब दंडनीय संहिता में किसी बात के होते हुए व्यक्ति को प्रतिभूति सहित या रहित या सुपुर्दगी पर छोड़ा जा सकता है या उसे किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में छोड़ा जा सकता है। लेकिन छोड़े जाने के 3 आधार हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे जमानती हो चाहे अजमानती हो। सबसे पहला यह है कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि बालक के छोड़े जाने से उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से नहीं होगा। दूसरा, नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में नहीं पड़ेगा। तीसरा, छोड़े जाने से न्याय का उद्देश्य विफल नहीं होगा। जैसे कि हमने बताया, लिफाफा चुराने वाले बच्चे को अगर छोड़ा जाता तो नैतिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वो खतरे में पड़ जाता। अतः जमानती और अजमानती दोनों प्रकार के अपराधों में बालक को संरक्षित अवस्था में ही रखा जाता है। जबकि विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक जमानत के आदेश के 7 दिन में अगर पूरा नहीं कर पाता है तो अपनी शर्तों को बदलवा सकता है। नेक्स्ट, पुनर्वास और पुनर्स्थापन तथा नवजीवन प्रारंभ करना। जिन बालकों की आयु 18 वर्ष हो चुकी है तथा 21 वर्ष का होने तक बालकों की शिक्षा की व्यवस्था एवं रोजगार युक्त कौशल दिखाकर पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान की जाएगी। अभी पश्चातवर्ती देखरेख की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, आय के विषय में भी उपधारणा कब करना है, अवधारण कर करना है। इस प्रश्न पे भी सभी को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आय की हमने 3 श्रेणी बताई बच्चों की, 7 से 12, 12 से 16 और 16 से 18। यदि बच्चा 7 से 12 साल का है तो मैं समझता हूँ उसकी आयु के बारे में उपधारणा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 से 16 है उसमें भी उपधारणा की जा सकती है। लेकिन यदि कोई बच्चा 16 से 18 के प्रवर्ग का है तो उसमें आयु का अवधारण करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभूति आवेदन के नाकड़ के समय आयु की उपधारणा पर्याप्त होती है, उस समय आयु का अवधारण नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है आयु की उपधारणा नहीं की गई है तो आयु का अवधारण कैसे करें। यदि 16 से 18 उम्र के बीच का है और ये प्रतीत होता है कि उसने
विधि का उल्लंघन किया है तो किशोर न्याय बोर्ड यथास्थिति साक्ष्य अभिलेख प्राप्त करके आयोग का अवधारण 15 दिन के भीतर करेगा। उसकी प्रक्रिया है सेक्शन 94 में विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र या निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, और ये दोनों न हो तो आयोग का अवधारण अस्थि जांच या अन्य किसी नवीन टेक्निक से किया जा सकता है। इसलिए आयोग के अवधारण की समय सीमा और प्रक्रिया दोनों सेक्शन 94 में बताई गई है। अब अनुपस्थित होने पर क्या होना चाहिए? ज्यादातर बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं तो इसमें धारा 82-83 सीआरपीसी कार्रवाई नहीं की जाती है। अनुपस्थित किशोर बालक को अविलंब उपस्थित करने के लिए आउटरीच वर्कर से मदद लेनी चाहिए। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, विशेष किशोर पुलिस इकाई, इनसे मदद लेकर बच्चे को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। और ये भी संभव नहीं है तो उसकी सामाजिक जांच रिपोर्ट बुलाइए, उसके पड़ोसी से पूछिए और उसके पता लगाने के बाद अगर उसमें दोबारा कुछ भी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तो कार्रवाई करना चाहिए। सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो कि प्रकरणों का निराकरण कितने समय में होना चाहिए। हमने अभी पिछला जो लेक्चर प्रस्तुत किया था उसमें बताया था कि हम अपराधों के प्रकार और उसके बारे में विस्तृत सेकंड लेक्चर में बताएंगे। इस अधिनियम में 3 प्रकार के अपराध दर्शाए गए हैं। छोटे अपराध अर्थात अधिकतम दंड 3 वर्ष का कारावास। दूसरा घोर अपराध अर्थात अधिकतम दंड 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष के बीच का कारावास। नंबर 3 जघन्य अपराध अर्थात अधिकतम दंड निर्धारित नहीं, न्यूनतम दंड 7 वर्ष का कारावास, मतलब आजीवन भी हो सकता है उनके लिए, दंड वाले भी कारावास वाले अपराध हो सकते हैं। प्रश्न आता है कि समय सीमा क्या होना चाहिए। तो जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अविकसित बालक बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 4 मास के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए और ऐसे विस्तार के लिए लिखित में कारण लिपिबद्ध करने के पश्चात 2 और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई है, पूरी की जाएगी। किशोर न्याय प्रशासन में प्रकरणों का निराकरण अनिवार्यतः 4 महीने में होना चाहिए। इसको अधिकतम 2 माह और बढ़ाकर 6 माह किया सकता है, अर्थात 6 माह की अवधि के पश्चात परिसीमा काल समाप्त हो जाता है। यदि छोटे अपराधों के लिए जांच विस्तारित अवधि के पश्चात भी लड़ाई रहती है तो कार्रवाई समाप्त हो जाती है। आजकल देखने में आ रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरणों का पुनर्वलोकन नहीं किया जा रहा है, इसलिए 4 मास के भीतर प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है। जो छोटे प्रकरण है उनमें परिसीमा काल नहीं बढ़ाना चाहिए, गंभीर प्रकरण है उनमें 2 महीने अधिकतम 6 महीने बढ़ाना चाहिए, और 6 महीने भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो फिर अभियोजन के सिद्धांत के अधीन किशोर के लिए कार्रवाई करना चाहिए। बालकों के माता पिता संरक्षक की हाजिरी और बालकों की यात्रा प्रतिभूति, ये दोनों चीजों में बड़ी समस्या आ रही है। किशोर न्याय प्रशासन में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष बालक के बारे में कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए वास्तविक भाषा साधक रखने वाले माता पिता या संरक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो भी बोर्ड के सामने उपस्थित हों। इसी प्रकार से बालक से भी अपेक्षा की जाती है वो भी अपने गार्जियन के साथ उपस्थित हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि उनके खर्चे की कोई व्यवस्था नहीं है। किशोर न्याय शास्त्र में बालक को उसके माता पिता को खर्चा दिया जाना चाहिए, तो इसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का है और राज्य सरकार को उनके खर्चे के लिए फंड उपलब्ध कराना चाहिए। अभी किशोर न्याय बोर्ड के पास इस तरह का फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, बालकों के विरुद्ध अपराध। बालकों के विरुद्ध कुछ अपराध हैं जो किशोर न्याय अधिनियम में दर्शाए गए हैं, जैसे बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड। यदि बालक के विरुद्ध कोई क्रूरता की जाती है संस्था के द्वारा तो इसके लिए दंड की व्यवस्था सेक्शन 75 में है। दूसरा, भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन। यदि बालक को भीख मांगने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसके लिए भी दंड की व्यवस्था अधिनियम की धारा 76 में की गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक को मादक लेकर या स्वापक औषधि या मन प्रयोग देने के लिए दंड वयस्क के लिए नहीं है, बालक के लिए। जो कोई समग्र रूप से चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक लेकर
या कोई व्यापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मने प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, दोनों देगा या दिलवाएगा, उसको 7 वर्ष के कारावास से जुर्माने से और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। धारा 77, इसमें धारा 77 जेजे एक्ट में अभी केस दर्ज नहीं हो रहे हैं, जबकि सामान्यतः बच्चे जो है 18 वर्ष से कम, उनको दोनों चीजें गुटखा शराब बेची जा रही है। दूसरा, किसी बालक का किसी मादक लेकर, स्वापक औषधि, मने प्रभावी पदार्थ के लिए फुटकर क्रय विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाता है तो इसके लिए भी 7 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। धारा 78 शून्य अधिनियम, दोनों धारा 70 एवं 78 में वर्तमान में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि प्राय देखने में आ रहा है कि शराब की दुकान पर, पान और गुटखे की दुकान पर बच्चे देखे जाते हैं, या तो शराब ला के देते हैं या पीने के लिए भी खरीदते हैं। तो इसमें धारा 77 और 78 में कार्रवाई बहुत कम हो रही है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए। किसी बालक कर्मचारी का शोषण, बालक कर्मचारी का शोषण किया जाता है अगर किसी भी नियोक्ता द्वारा, उसके प्रयोजन के लिए बालक के विरुद्ध अपराध माना जाएगा, उसके लिए 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब एक लास्ट पॉइंट है इसमें कि अंतिम रिपोर्ट की समय सीमा क्या होना चाहिए। छोटे छोटे मामले हैं जिनमें 3 वर्ष तक का कारावास है, उनकी रिपोर्ट की समय सीमा आदर्श नियम 10 में बताई गई है कि 2 मास की अवधि में प्रकरण प्रस्तुत होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सामान्यतः 2 मास की अवधि में प्रकरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और किशोर न्याय बोर्ड को सूचना भी नहीं दी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट किशोर न्याय बोर्ड के लिए और किशोर के लिए प्रतिकूल कार्रवाई, एडवर्सियल सिस्टम, चूंकि न्यायालय में एडवर्सियल सिस्टम होता है, किशोर न्याय प्रशासन में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ताकि बालक से परिप्रश्न किया जा सके और उसके पक्ष में उदाहरणों के आधार पर कार्रवाई की जा सके। बालकों से संबंधित जांच में परीक्षा के लिए गवाहों को उपस्थित करते समय पूर्णतः प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, अर्थात आदर्श नियम 10 के अनुसार बालक के केस में साक्षी उपस्थित होने पर लंबे लंबे प्रतिपरीक्षण नहीं होंगे और ना ही उससे, जैसे कोर्ट में अभियुक्त को खड़ा करके रखते हैं उसको खड़ा रखा जाएगा, उससे उसी प्रकार से कार्रवाई की जाएगी जो कि बालक के सर्वोत्तम हित में हो और बालक के अनुकूल हो। केवल उतना ही प्रश्न करना है जितना कि उसके सर्वोत्तम हित में है, उसकी यथास्थिति जानने के लिए किया गया है। प्रतिकूल कार्रवाई सामान्यतः हर एक माता पिता चाहते हैं कि इसमें अच्छा एडवोकेट होना चाहिए, अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता इसमें नहीं है क्योंकि प्रत्येक ऑर्डर किशोर के सर्वोत्तम हित में ही पारित किया जाता है, उसके रेस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन के लिए होता है। नेक्स्ट, अब प्रश्न आता है कि जांच पूरी होने के बाद किशोर न्याय बोर्ड को क्या आदेश करना चाहिए। किशोर न्याय प्रशासन की धारा 17 और 18 में इसमें प्रोविजन है, बोर्ड को जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने विधि का उल्लंघन नहीं किया है तो बोर्ड उस प्रभाव का आदेश पारित करेगा और बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो वह बालक को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेजेगा और यदि समाधान होने पर यह लगता है कि बालक ने विधि का उल्लंघन किया है तो धारा 18 के उपनियम 1 में आदेश पारित करेगा जो 8 सिद्धांत बताए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में हाजिर होने, व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र में हाजिर होने, किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने, किसी निर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने से प्रसिद्ध करने या व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने का अतिरिक्त आदेश भी पारित कर सकता है। धारा 17 और 18 में किशोर न्याय बोर्ड को आदेश पारित करने की शक्ति है। अब मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहता हूं कि किशोर न्याय प्रशासन पूर्णतः किशोर एवं समाज के सर्वोत्तम हित में कार्य करता है। अतः किशोर न्याय प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों में से गोपनीयता का सिद्धांत एवं उपयोजन का सिद्धांत बहुत उपयोगी है और किशोर की जांच के समय संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान किशोर की एकांतता एवं गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसमें कार्रवाई करना चाहिए। जांच के दौरान प्रतिकूल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किशोर न्याय शास्त्र पूर्णतः मिशन मोड प्रोजेक्ट है। सभी संगठन किशोर के रिहेबिलिटेशन और रिइंटीग्रेशन के लिए मिशन के रूप में कार्य करते हैं। अतः किशोर न्याय शास्त्र में सभी को संवेदनशील और भावुक होकर कार्य करना चाहिए।
अब मैं आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये प्रश्न किसने पूछा है? किसी की तरफ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं आज अपना किशोर स्वास्थ्य संगठन सिद्धांत समस्या समाधान लेक्चर सीरीज का द्वितीय भाग पूर्ण करता हूं। मैं तीसरी पार्ट पुनः प्रस्तुत करूंगा, जिसकी लिंक आप सभी को भेजी जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।